YouTube चैनल एन मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज हम एक दिन के अंतराल के बाद आपको पढ़ाने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, मॉडर्न इंडिया का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पिछले क्लास में चर्चा की जा चुकी है, खासकर जब हम त्रिपुरी संकट पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि कांग्रेस का एक ऐसा दौर आया जब सुभाष बाबू को सर्वसम्मति से हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष वे फिर थे, दावेदार बने थे और अंततः गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को परास्त कर वे 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनने में कामयाब भी रहे, किंतु गांधी जी से मतभेदों के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसमें हमने ये भी बताया होगा कि त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया और फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित करने के तुरंत बाद आखिरकार उन्हें कांग्रेस के कार्यकारिणी के सभी जगहों से, बंगाल इकाई से, ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी से 3 वर्ष के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया। क्योंकि उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, इसे कांग्रेस ने अनुशासनहीनता माना। ध्यान रहे तब से यानी 1939 से कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस के रास्ते जुदा जुदा थे, दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। अब वे फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। कांग्रेस के सदस्य कांग्रेस वर्किंग कमेटी के किसी भी कार्य में अब वे भाग नहीं लेते थे। ध्यान रहे 1940 में एक ऐसी भी घटना घटी कि सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता के उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया गया। तो ऐसा तो सामान्य बात है। लोकमान्य तिलक भी पार्टी में कमज़ोर पड़े, सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन के बाद पार्टी में कमज़ोर पड़े, 6 साल के लिए जेल चले गए। बिल्कुल ऐसा ही सुभाष चंद्र बोस पार्टी में कमज़ोर पड़े, गिरफ्तार हुए, उनके घर में ही उनको नज़रबंद कर दिया गया। जो आगे घटना होती है वो ये होती है कि अंततः 17 जुलाई 1941 सुभाष चंद्र बोस रात में अचानक अपने घर से गायब हो गए। क्या होता है 1941 को एक घटना घटती है। 17 जुलाई 1941 को सुभाष बाबू अचानक अपने घर से गायब हो। घर में नजरबंद थे, लेकिन 17 जुलाई 1939 को सुभाष बाबू अचानक अपने घर से गायब हो गए। गायब किस लिए हुए? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से रास्ता अलग कर लेने के बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तर्ज पर भारत के आज़ादी के आंदोलन में एक नए आयाम से योगदान देना चाहते थे। जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मदद की। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नेता हुआ करते थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ने बोस्टन टी पार्टी के बाद जो एक नया क्रांतिकारी दल बनाया, इस क्रांतिकारी दल का समर्थन कर दिया फ्रांस की सेना ने। इस समर्थन के बाद आखिरकार जॉर्ज वाशिंगटन ने इंग्लैंड की सेना से मुकाबला किया, वे विजयी रहे। मैं शायद कभी बता चुका हूँ, वो जो इंग्लैंड की सेना परास्त हुई थी और वाशिंगटन विजयी हुए थे, इंग्लैंड वाली सेना के उस समय सेनापति हुआ करते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बाद में इंडिया में गवर्नर जनरल बने थे, वही कॉर्नवालिस। वहाँ हार करके भारत आए थे। जॉर्ज वाशिंगटन ने हराया था। वाशिंगटन ने 1776 में अमेरिका को आज़ाद करा लिया एक देश के समर्थन से। सुभाष बाबू ऐसा ही सोचते थे। उनका कहना था कि कांग्रेस की लड़ाई मुझे निरर्थक लगती है, तो करना क्या चाहिए? उनका कहना था मुझे करना चाहिए एक किसी ऐसे शक्तिशाली देश का मुझे सैन्य समर्थन मिल जाए और मैं एक क्रांतिकारी दल गठित करूंगा
उस सैनिक समर्थन के बाद मैं अंग्रेजों से मुकाबला कर सीधे मुकाबले में अंग्रेजों को परास्त कर भारत को आज़ाद कर लूँगा। वही रास्ता अख्तियार करने के लिए 17 जुलाई 1941 को सुभाष चंद्र बोस अचानक अपने घर से गायब हो गए। पृष्ठभूमि मालूम होगी, क्लियर, ध्यान रहे। जो गायब हुए उसमें इनके भतीजे शिशिर बोस ने बड़ी मदद की। शिशिर बोस ने इन्हें अपनी कार से गोमो, ये झारखंड में एक स्टेशन है, मैं जब भी कलकत्ता से आया करता हूँ तो धनबाद के बाद जो गोमो स्टेशन पड़ता है वहाँ मैं उतर जाया करता हूँ और उस जगह को नमन जरूर करता हूँ, क्योंकि वहाँ आजकल उसको घेर दिया गया है। इसी गोमो स्टेशन पर उनके भतीजे सुभाष चंद्र बोस के जो भतीजे शिशिर बोस होते थे, उन्होंने वहाँ छोड़ा था और इसी गोमो स्टेशन से उन्होंने अपनी कार से उतरकर लाहौर के लिए ट्रेन पकड़ी थी। अब तो क्लियर, ऐसा हुआ था। तो ये घर से जो गायब हुए, इसमें इनकी मदद किसने किया? शिशिर बोस। तो गायब हो गए, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि उनके भतीजे शिशिर बोस ने अपनी कार से उन्हें झारखंड के गोमो स्टेशन, पहले बिहार आजकल झारखंड के गोमो स्टेशन तक छोड़ा। ये रेलवे स्टेशन है। छोड़ा, यहाँ से ट्रेन द्वारा सुभाष बाबू लाहौर, कराची होते हुए रूस जाना चाहते थे। फिर रूस गए क्यों नहीं? रूस जो द्वितीय विश्व युद्ध में पहले अलग था, लड़ाई नहीं लड़ रहा था, लेकिन जर्मनी ने जब एकाएक हिटलर के नेतृत्व में रूस पर आक्रमण किया तो रूस भी युद्ध में कूद गया और अब वह मित्र राष्ट्रों का साथी बन गया। तो मित्र राष्ट्रों में होते कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध में? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, और नया साथी बन गया रूस। हिटलर ने यही भूल कर दी, एक बड़े देश से पंगा ले लिया और उसने बुरी तरह से परास्त कर दिया। जापान को अमेरिका ने और जर्मनी को रूस ने बुरी तरह से परास्त कर दिया और धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस कंट्रीज बुरी तरह से हार गए। तो ये रूस जब युद्ध में शामिल हो गया तब तो क्लियर हो गया कि रूस तो सहयोग करेगा नहीं। क्यों? अब रूस इंग्लैंड का मित्र है, तो रूस इंग्लैंड के मित्र होने के नाते रूस तो सुभाष बाबू का सहयोग करेगा नहीं। तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध सुभाष बाबू को कौन सहयोग दे सकता है? जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुडापेस्ट, यही तो दे सकते हैं। फ्रांस तो नहीं देगा, इंग्लैंड देने का सवाल ही नहीं होता, अमेरिका तो नहीं देगा, रूस भी नहीं देगा। तो एक्सिस कंट्रीज ही उन्हें सैनिक मदद दे सकते हैं। इसलिए रूस जाना चाहते थे लेकिन वहाँ गए नहीं। तो पहुँचे कहाँ? पहले अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इटली, इटली से जर्मनी। अब तो क्लियर हुआ? ध्यान दीजिए, जाना चाहते थे लेकिन बाद में जर्मनी जाने को मजबूर हुए। अभी हमने बताया क्यों जर्मनी जाने को क्यों मजबूर हुए, क्योंकि रूस मित्र राष्ट्रों के साथ मिल चुका था, इसलिए जर्मनी जाने को मजबूर हुई। ध्यान रहे, जर्मनी जाने के लिए पहले कहाँ जाना पड़ा इनको? अफगानिस्तान, यही ना? ध्यान रहे, इसके लिए अफगानिस्तान जाने के लिए एक वीजा बनवाया। दूसरा देश है वो, वीजा बनेगा ना, इस पर
इस पर अपना नाम क्या लिखवाया, जियाउद्दीन। क्या लिखवाया अपना नाम, जियाउद्दीन लिखवाया। अब आगे वहां से कहाँ जाएंगे, इटली। फिर इटली जाने के लिए अपना वीजा ओरलैंडो मसोट्टा के नाम से बनवाया। असोट्टा मसोट्टा रहेगा तभी ना इटलियन नाम लगेगा। नाम से बनवाया। ओके। इसके बाद वे जर्मनी पहुंचे। कहाँ पहुंचे, जर्मनी, क्योंकि हिटलर से इन्हें मदद की अपेक्षा थी कि हिटलर ने मदद कर सकता है। तो इसके बाद ये जर्मनी पहुंचे जहाँ इन्हें हिटलर से मदद प्राप्त करनी थी। जर्मनी में ही भारत की जनता जो जर्मनी में रह रही थी उसने इन्हें नेताजी कहकर पुकारा। ठीक, जर्मनी पहुंचे, लिखिएगा जर्मनी में ही भारत के नागरिकों ने उन्हें नेताजी की उपाधि दी। किसकी उपाधि, नेताजी की उपाधि दी। तो क्लियर हुआ, जर्मनी में ही वे नेता की जो उपाधि से संबोधित किए गए। जर्मनी की जनता ने कहा, जो भारत के लोग उसमें रह रहे थे, उनका हमारे नेताजी आए। ये सुना हिटलर ने भी नेताजी कहा, यू आर मोस्ट वेलकम नेताजी। आप आईएएस रहे हैं तो पहचान तो थी ही, सुभाष चंद्र बोस आईएएस तीसरी रैंक पास किए थे, विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे, तो जानता तो था काबिल आदमी है कोई। ठीक, उसने इनको मदद दी की। तो देखिए यहाँ पर जर्मनी ही भारत के नागरिकों ने उन्हें नेताजी की उपाधि दी। आ सकता है कभी कि किसने उनको नेताजी की उपाधि दिया था, तो भारत की जनता ने जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि दिया था। अब तो फिर हिटलर भी कहा, लेकिन उपाधि जनता ने दिया था। ठीक, हिटलर ने भी नेताजी कहा। अब तो क्लियर। इसे आप 10 सेकंड कायदे से देखिए। हमारे एक मित्र अविनाश मिश्रा जी की अपील है कि वो इसे 10 सेकंड तक इसे थोड़ा दिखाए, फिर उसे एक बार और भी बताएं, फिर आगे बढ़ें। हम उनकी बड़ी कदर करते हैं और इसलिए आप पहले उनकी मांग पर फिर से मिटा कर हम आगे लिखें। जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस ने एक संस्था बनाई थी, फ्री इंडिया सेंटर। जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और इसी संस्था के माध्यम से उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। ओके, यहाँ आप लिख सकते हैं, जर्मनी में ही सुभाष बाबू ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की तथा इसी संस्था द्वारा के माध्यम से उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। तो क्लियर, फ्री इंडिया सेंटर जो उन्होंने वहां स्थापित किया था, उसी संस्था के माध्यम से उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। ओके, क्लियर हुआ। चलिए ध्यान रहे, यहां पर
उन्हें हिटलर से मदद मिली और हिटलर से उन्होंने जो मदद प्राप्त करनी चाहिए थी वो ये था कि आप हमें जापान भेज दीजिए। क्यों? जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा पहले मैं बता चुका हूँ। जब भारत में राजधानी परिवर्तन हो रहा था 1911, बंगाल से राजधानी दिल्ली ले जाई जा रही थी 1911 में, और 1912 में राजधानी दिल्ली बन भी गई। उस समय हार्डिंग बमकांड हुआ था, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। लॉर्ड हार्डिंग ब्रिटेन के राज परिवार के साथ जब दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे काजे बाजे के साथ, तो उस समय रास बिहारी बोस नाम के एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने उनके ऊपर बम फेंका था और उसमें हार्डिंग घायल हुए, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए ये रास बिहारी बोस जापान भाग गए। ये 1911 से जापान रह रहे थे, क्योंकि अगर भारत आते तो उनको पकड़ लिया जाता, उनको फांसी हो जाती और क्रांति समाप्त हो जाती। ये तब से भारत रह रहे थे। उन्होंने सुभाष बाबू को संदेश भेजा, जापान आइए, यहाँ आपके लिए एक महान संस्था खड़ी है और उसके माध्यम से आप बड़ा कार्य कर सकते हैं। अब तो समझ में आया? यानी जर्मनी में हिटलर से जो उन्होंने मदद मांगी, उन्होंने कहा आप मेरी एक मदद कीजिए, आप जर्मन यू बोट, जर्मन सबमरीन, यानी जो नीचे नीचे जहाज चलती पनडुब्बी, आप जर्मन सबमरीन से आप हमें जापान भेज दीजिए। तो क्लियर? और हिटलर ने उनकी मदद की और जर्मन सबमरीन की मदद से कील नामक स्थान से, कील एक जर्मनी में स्थान है, वहां से उन्होंने पानी के नीचे नीचे वो जापान को रवाना हुए। बाद में अपने मित्र आबिद हुसैन के साथ वे हवाई जहाज से जापान पहुंचे। वहां जापान के प्रधानमंत्री जनरल दोजू, भारतीय क्रांतिकारी मिस्टर रास बिहारी घोष, इन लोगों ने उनका स्वागत किया। अब तो क्लियर? यहाँ क्यों जापान गए? क्लियर हुआ? तो अब ये जान लीजिए कि यहाँ आप लिख सकते हैं कि हिटलर का या की मदद प्राप्त कर जर्मन सबमरीन जो है भूल तो नहीं जाए, जर्मन सबमरीन में जाता, जर्मनी पनडुब्बी जर्मन सबमरीन पर सवार होकर अपने मित्र आबिद हुसैन के साथ रास्ते में हवाई जहाज के द्वारा वे कहाँ पहुंचे? जापान पहुंचे। ओके, जापान पहुंचे। और अब जो है आ जाती है बात आज़ाद हिंद फौज की। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जहाँ वे पहुंचे वहाँ पर उनको निमंत्रण दिया था रास बिहारी बोस ने। अब जरा आज़ाद हिंद फौज के बारे में जान लीजिए कि आज़ाद हिंद फौज कैसे बनी। प्रिय छात्रों ध्यान दीजिएगा कि आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह नाम के एक भारतीय कमांडर के दिमाग की उपज थी। कैप्टन मोहन सिंह यही जौनपुर के निवासी थे, ब्रिटेन की सेना में भर्ती थे भारतीयों की तरफ से। और जिस समय ब्रिटेन भारतीय सैनिकों के साथ जापान से युद्ध कर रहा था, उसमें कई मोर्चों पर जापान ने ब्रिटेन को परास्त किया था और उसमें लगभग 50,000 भारतीय सैनिक गिरफ्तार हुए थे। उसमें से कैप्टन मोहन सिंह भी एक थे। और लेकिन इन गिरफ्तार सैनिकों को उनका सही उपयोग करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री ने कैप्टन मोहन सिंह से मुलाकात कर कहा, आप इनका एक संगठन बनाइए और मेरे साथ युद्ध लड़िए, मेरे साथ इंग्लैंड से लड़ाई कीजिए। अब तक आप इंग्लैंड की तरफ थे, अब मेरी तरफ हो जाइए। क्यों? उनको भी सोचना था कि कहीं न कहीं मुझसे भारतीय सैनिक मिल जाएंगे। भारतीय सैनिकों की चाह सबको होती थी। पढ़ाया हूँ ना पीछे। जापान के प्रधानमंत्री भी समझते थे कि मुझको भारतीय सैनिक मिल जाएंगे। 50,000 बंद है, ये बंद क्यों रहे, मेरी मदद करें, शानदार सैनिक है ये लोग, तो भारतीय सैनिक मिल जाएंगे। तो 50,000 के सैनिकों का एक संगठन बनाकर कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। अब तो क्लियर, कोई समस्या तो नहीं? ध्यान रहे, आप लिख सकते हैं
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, या आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। क्लियर? कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी ये। और ये जो है यह फौज ₹50,000 भारतीय सैनिकों को मिलाकर मलाया में दिसंबर 1941 में गठित की गई थी। ओके, कहाँ गठित की गई? मलाया में 15 दिसंबर 1941 में गठित की गई। किसने गठित किया? कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने प्रेरणा दिया? जापान के प्रधानमंत्री जनरल दोजू ने। ये बनी थी। ओके, ध्यान रहे। आगे रास बिहारी बोस, जो 1911 से ही हार्डिंग बम कांड से बचकर जापान में रह रहे थे। ने टोक्यो में भारतीय सैनिकों का सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में एक संस्था क्या बनाई? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। ओके, सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, मुझे लगता है सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग में ऊपर लिख दूँ। ओके, मिटा के लिख दूँ। चलो, सम्मेलन में में उसने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस ने टोक्यो में भारतीय सैनिकों का एक सम्मेलन बुलाया और उसी में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। ओके, आगे क्या हुआ? इसी इंडियन इंडिपेंडेंट लीग को आगे चलकर के बैंकॉक यानी मलेशिया में इसका एक सम्मेलन बुलाया गया। ठीक, और इसी सम्मेलन में जापान पहुंच चुके सुभाष चंद्र बोस को स्वयं रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप दी। क्लियर? बस यही यहाँ पर लिखना है। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि इसी संगठन के मलेशिया सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने 7 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष बाबू को सौंप दी। क्लियर? आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष बाबू को किसने सौंपा? रास बिहारी बोस ने 7 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष बाबू को सौंप दिया। यानी सुभाष बाबू अब
आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर बने, अब उसके कमांडर हो गए। ओके, ध्यान रहे। सुभाष बाबू ने अक्टूबर 1943 में एक अस्थायी सरकार गठित किया जिसका मुख्यालय रंगून बना। रंगून जानते हैं इसके बारे में? पहले बर्मा की राजधानी थी, जब बर्मा का नाम म्यांमार हो गया तो भी उसकी राजधानी बहुत दिन तक बनी रही। हाल फिलहाल एक दशक पहले रंगून के जगह पर आजकल म्यांमार की राजधानी होती है नेपिडा। ठीक, एक दशक 10 साल पहले। हाँ, अभी 10 साल पहले की बात है। रंगून अब राजधानी नहीं है, लेकिन तब राजधानी रंगून थी और यही सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार का मुख्यालय भी बना। जर्मनी, जापान, इटली जैसे देशों ने इसे तत्काल मान्यता दे दिया। ठीक, ध्यान रहे। इसमें वित्त मंत्री होते थे H.C. चटर्जी, प्रचार मंत्री होते थे S.S. अय्यर, महिलाओं से संबंधित एक इसमें मंत्री होती थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। ये लक्ष्मी स्वामीनाथन बाद में लक्ष्मी सहगल हुई, और ये लक्ष्मी स्वामीनाथन जो लक्ष्मी सहगल के नाम से विख्यात हुई, आज़ाद हिंद फौज की कार्यकर्ता थी। वे ही APJ अब्दुल कलाम के विरुद्ध राष्ट्रपति चुनाव लड़ी थी, जिसमें हार गई और काका कलाम जीत गए। ये वही महिला थी जो सुभाष चंद्र बोस के साथ कदम से कदम मिलाकर आज़ाद हिंद फौज की कार्यकर्ता बनी थी और उसमें उन्होंने भाग लिया था। वही कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो एक दशक पहले अभी मरी है, ये काका कलाम से राष्ट्रपति चुनाव लड़ी थी, यद्यपि वो हार गई थी क्योंकि इनको केवल कम्युनिस्टों ने समर्थन किया था। वही लक्ष्मी सहगल। अब तो क्लियर। अस्थायी सरकार को इटली, जर्मनी, जापान ने तत्काल मान्यता दी। H.C. चटर्जी इसके वित्त मंत्री बने, मिस्टर अय्यर इसके प्रचार मंत्री बने, लक्ष्मी स्वामीनाथन जो बाद में लक्ष्मी सहगल हुई ये इसकी महिलाओं से संबंधित मंत्री बनी, और सुभाष बाबू इसके प्रधान सेनापति थे। ओके, ध्यान रहे। इस अस्थायी सरकार को आगे चलकर के जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी सौंप दिया। ठीक, तो जान लीजिए कि इस सरकार को जापान ने बाद में अंडमान तथा निकोबार द्वीप जो आजकल हम लोगों का है भी सौंप दिया। ठीक, अंडमान का नाम सही क्या रखा गया? सही अंडमान का नाम हाँ, इसका नाम शहीद द्वीप और इसका नाम स्वराज द्वीप। ऐसे अंडमान से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा अंडा टाइप, बेचारा अंडा शहीद हो गया, तो अंडमान शहीद द्वीप। निकोबार मतलब नीक, अच्छा लग रहा है, निक लग रहा है ना। तो स्वराज अच्छा लगता है लोगों को, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, खूब चाट फुल्की खाना चाहते हैं बाहर घूम करके, है ना, तो निक लग रहा है। तो निकोबार ये हो गया स्वराज द्वीप। अब तो क्लियर। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, इसका नाम उन लोगों ने स्वराज द्वीप रखा और इसका नाम क्या? शहीद द्वीप। शहीद द्वीप। ठीक, आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप, निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा और इसकी राजधानी बनाई गई रंगून, मुख्यालय बनाया गया रंगून। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का सभापतित्व करते हुए उन्होंने घोषणा की कि बहुत हो चुका, लंबा समय गुजरा, भारत की आज़ादी के लिए मुझे अब उस पागल पुजारी की ज़रूरत है जो संपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हुए मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने शीश चढ़ा सके। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इसी समय उन्होंने बोला था। ओके, यही वो समय है। और आगे का उन्होंने आज़ाद हिंद फौज रेडियो से बोलते हुए स्वयं महात्मा गांधी को कहा, स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, महात्मा जी, राष्ट्रपिता हमें आशीर्वाद दें। यही पहली बार उनको सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था। राजनैतिक विद्वेष, राजनैतिक मतभेद अलग है, लेकिन व्यक्तिगत सम्मान अलग है।
ये महात्मा गांधी जिनसे राजनीतिक मतभेद था सुभाष बाबू का, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई लड़ने को लेकर लड़ाई लड़ने जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें गांधी जी याद है और उन्हें कहते हैं राष्ट्रपिता, हमें आशीर्वाद दें। अब तो समझ में आया। यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसी समय सुभाष बाबू ने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, पूरा भाषण लिखो, क्या आराम से करो, इतना जान लीजिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, का नारा दिया तथा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। ओके, महात्मा गांधी को इसी समय राष्ट्रपिता कहकर के पुकारा था उन्होंने। और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तथा महात्मा गांधी को आज़ाद हिंद फौज रेडियो से बोलते समय उन्होंने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। ठीक, हम लोग एक चीज़ यहाँ और जानना चाहेंगे, वो ये था कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के मुख्यतः 4 कमान बनाए थे। 4 कमान, एक झांसी के रानी रेजिमेंट बनाया था रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, एक गांधी ब्रिगेड, एक नेहरू ब्रिगेड और एक सुभाष ब्रिगेड बनाया था। तो कुल 4 ब्रिगेड हो गए। ठीक, ये 4 ब्रिगेड बनाया था और उसके बाद फिर वो भारत पर जापान की सेना के साथ आक्रमण के लिए तैयार हुए और नागालैंड की राजधानी कोहिमा को 1 साल तक घेरे रहा। यहाँ तक ये हुआ था। थोड़ा आप इसे वो करें, फिर मिटा करके हम आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के कुल 4 ब्रिगेड भी बनाए थे। जैसे यहाँ आप कह सकेंगे कि सुभाष बाबू ने आज़ाद हिंद फौज के कुल 4 ब्रिगेड बनाए। पहला गांधी ब्रिगेड ना, दूसरा नेहरू ब्रिगेड, तीसरा सुभाष ब्रिगेड और चौथा रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी ब्रिगेड। ये 4 ब्रिगेड बनाए। ठीक, ध्यान रहे, चारों ब्रिगेड ने मिल करके जापान की सेना के साथ भारत को आज़ाद कराने के लिए सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत से आक्रमण शुरू किया। यही ना, भारत को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज ने नागालैंड की राजधानी क्या थी, कोहिमा को 1 वर्ष तक घेरे रहा। लेकिन 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी
को परमाणु बम से ध्वस्त कर देने पर जापान का आत्मसमर्पण, हिरोशिमा और नागासाकी की इस दौरान अमेरिका ने बम गिराए, जापान ध्वस्त हो गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अतः आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। आज़ाद हिंद फौज भी आत्मसमर्पण को मजबूर। ठीक, देख लेते हैं सुभाष बाबू का क्या हुआ। सुभाष बाबू इस आत्मसमर्पण के बाद तत्काल वहां से निकलकर जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए जापान गए। लेकिन जिस समय उनका वायुयान ताइवान के ताइकुई हवाई अड्डे की तरफ जा रहा था, ऐसा बताया जाता कि 18 अगस्त 1945 को ये जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें स्वयं सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। ऐसा बताया जाता है, यद्यपि इसे बड़ा जांच का प्रश्न रहा है। सच्चाई जो भी हो, मॉडर्न इंडिया की किताबें ऐसा ही लिखती हैं कि 18 अगस्त 1945 को जापान जाते हुए सुभाष चंद्र बोस की ताइवान के ताइकुई हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत्यु हो गई। ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइकुई हवाई अड्डे पर सुभाष बाबू के विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से सुभाष बाबू की मृत्यु हो गई। इनका सोचना बिल्कुल अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तरफ से था। जैसे फ्रांस ने अमेरिका की मदद कर दी और वो आज़ाद हो गया, इनका सोचना था कि जापान हमारी मदद कर देगा, हमारी आज़ाद हिंद फौज की मदद कर देगा और हम जीत जाएंगे, देश को आज़ाद कर देंगे। लेकिन स्थितियां बदल चुकी थीं। अब विश्व में परमाणु हथियारों का आविष्कार हो चुका था और उस समय विश्व में परमाणु हथियारों का आविष्कार नहीं था। अगर होता तो शायद इंग्लैंड एक परमाणु बम दाग देता और पूरी तरह से जॉर्ज वाशिंगटन का सपना ध्वस्त रह जाता। ऐसा होता, लेकिन ऐसा उस समय था नहीं। और इस समय तक आते आते कहाँ 1776 और कहाँ 1945, इस समय तक आते आते युद्ध तकनीक बहुत विकसित हो चुकी थी, विश्व में परमाणु बमों का आविष्कार हो चुका था और अंततः इसी कारण जापान हारा और सुभाष बाबू 18 अगस्त 1945 को मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि ताइवान के ताइकुई हवाई अड्डे पर उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब तो क्लियर हुआ। एक चीज़ इसमें अभी और आती है, वो ये है कि हमने भी बताया कि आज़ाद हिंद फौज भी आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुई। इन सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, यानी किसको? आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाया गया और लाल किले में इन लोगों के ऊपर मुकदमा चला। ठीक, तो हम अब हेडिंग डाल लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। अब हम जो बता रहे थे भी, आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा, जब जापान का आत्मसमर्पण हो गया और सभी के सभी आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पकड़े गए, तो इन लोगों को दिल्ली लाया गया और दिल्ली के लाल किले में सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। आरोप क्या था? आरोप था निष्ठा तोड़ना, शपथ तोड़ना। सैनिकों को शपथ दिलाया जाता ना, हम शपथ लेते हैं अपने देश के लिए मर मिटेंगे। उन पर आरोप था निष्ठा तोड़ना या शपथ तोड़ना। आपने शपथ लिया था कि हम अंग्रेजी फौज की तरफ से जापान से युद्ध करेंगे और आपने ये क्या किया? जापान की तरफ से लड़ाई किया। यही उन पर आरोप था। प्रमुख आरोपी जो कैप्टन थे इसमें मिस्टर प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो तथा शाहनवाज
हुसैन, ये लोग कमांडर थे सैनिकों के। किंतु इन सैनिकों के बचाव में एक बार क्वेश्चन भी आया ये वाला। भोला भाई देसाई नाम के एक प्रसिद्ध वकील ने वकीलों की एक टीम बनाई, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया था यदि सुभाष बाबू आपसे मिले तो आप उनसे कैसे क्या व्यवहार करेंगे, तो इन्होंने कहा था मैं उनसे तलवार से बात करूंगा। लेकिन यहाँ जब लोगों ने पूछा मिस्टर नेहरू ये आप तलवार से कहाँ बात कर रहे हैं, आप तो उनके बचाव में जा रहे हैं। उन्होंने कहा वकालत ही मेरा तलवार है और मैं सुभाष बाबू से तलवार से ही बात कर रहा हूँ। वकालत ही मेरा तलवार है और मैं सुभाष बाबू की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। आखिरकार वकीलों की टीम बनी, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी बड़े लंबे समय बाद वकील का गाउन पहने, उन्होंने बाकायदे उसमें भाग भी लिया, बात भी की। किंतु संक्षिप्त सुनवाई के बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को जज ने फांसी की सजा सुनाई, फांसी का आदेश हुआ। लेकिन हस्ताक्षर, जनमत, हड़ताल और आम बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ और इस बैठक, इस जनमत के आगे झुकते हुए उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने सैनिकों को आम माफ़ी दे दी। अब तो क्लियर हुआ, यद्यप सुभाष बाबू 18 अगस्त 1945 को शहीद हुए, लेकिन 1945 में अंततः गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल हो चुके थे। लिन लिथगो की जगह 1943 में ही ये आ चुके थे और इनको ये आदेश था कि जो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में इतना ज़बरदस्त रोष जो भारत में, उसको जाकर आप शांत करेंगे। तो उन्होंने जनमत के आगे झुकते हुए दिखाया कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अर्थात सैनिकों को आम माफ़ी दी और आगे शिमला सम्मेलन बुलाया। शिमला सम्मेलन बुला करके भारतीयों को जगह दी जाएगी, ये वो तमाम उसमें आया जो हम आपको अब इसके आगे शिमला सम्मेलन बताएंगे। शिमला सम्मेलन के बाद भारत में चुनाव, फिर भारत में शाही नौसेना विद्रोह, उसके बाद तो भारत की आज़ादी आ जाती है। प्रिय छात्रों, आज आपके लिए इतना ही। हमारे इस पढ़ाए हुए जो भी आपके उपयोगी चीज़ें हैं जो हमने एक सरल रूप में आपको बताने की कोशिश की, उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आज आपको क्लास इतना ही। नेक्स्ट हम आपको आगे बताएंगे वेवेल प्लान शिमला सम्मेलन। थैंक यू क्लास।